हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की इस साइंस की क्लास में हम पढ़ेंगे बल के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में। इससे भी संबंधित कम से कम एक या दो प्रश्न बनते हैं, संभावना रहती है, जहाँ पर 25 या 50 प्रश्न जीके के पूछते हैं और उसमें साइंस भी अगर इंक्लूड है तो आपका यह जो है बल या फोर्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि बीआरओ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बीआरओ के लिए समय कम है और आईएमए के अभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड आईएमए के कब आएंगे। तो हालांकि इसकी तो हमें कंफर्म जानकारी नहीं है कि कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 से 2 महीने में आने शुरू हो जाएंगे। और चूंकि जो कैंडिडेट्स आईएमए की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा अपनी तैयारी पर फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि जो आईएमए का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका एसएससी पैटर्न है। और आप लोगों ने एसएससी के पैटर्न देखे होंगे, एसएससी के जो आपके पेपर हैं वो भी आपने देखे होंगे। इसीलिए मैं आपको जो कम से कम जीके का पार्ट है, जो कि 50 मार्क का जीके आएगा, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसमें ही आपका जो 50 मार्क का जीके का क्वेश्चन आएगा, उसमें ही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आएगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही रहते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी रहेगा सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम अभी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आपका जो बीआरओ है तो उसमें आपका सभी पोस्ट में 10 से 15% जीके रहता है, बाकी का जो आपका रहता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। यदि जैसे अभी मैंने कुछ व्हीकल मैकेनिक्स से संबंधित वीडियो डाले थे, तो वो जो व्हीकल मैकेनिक्स से संबंधित वीडियो थे उसमें आपका 10 से 15% जीके रहेगा, जो आपकी एग्ज़ाम होगी, और बाकी का आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। बल बल यानी कि फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखिए, जब आप लोग किसी चीज़ को अ, धक्का देते हैं या किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से एक ताकत लगाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और ताकत लगाओ। तो वो जो ताकत होती है उसी को हम बल कहते हैं। और इसको अगर हम साइंस की भाषा में बोलें, साइंस की लैंग्वेज में बोलें, तो बल एक बाह्य दाब या खिंचाव होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर जब आप बाहरी फोर्स लगाते हैं तभी उसमें परिवर्तन होता है। तो बल क्या होगा? एक बाहरी दाब या खिंचाव होता है, जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तित करता है या उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, यदि आपके पास कोई बाइक खड़ी हुई है, तो वो बाइक बिना स्टार्ट हुए अपने से तो चलेगी नहीं, उसमें भी आपको अपना एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य दाब या लगाना पड़ेगा। तो जब उस पर आप कोई बाह्य दाब लगाएंगे, तो उसको आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक निश्चित बल के बाद वह जो बाइक है, वह बाइक आपके साथ में लुढ़कने लगती है। ठीक है। तो यह क्या हुआ? एक तरह का बाह्य बल हुआ, यानी कि किसी विराम अवस्था की वस्तु को उसमें उसको गतिमान करते हैं या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं या परिवर्तन करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि मानक इकाई, यानी कि जो बल की इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। और न्यूटन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर होती है, क्योंकि बल का जो आपका फॉर्मूला है, बल आप कहाँ लगाएंगे? किसी मास और फोर्स इक्वल टू होता है m/a। ठीक है। तो m क्या होगा? यहाँ पर आपका मास होगा, और a क्या होगा? वृत्तीय त्वरण। यहाँ पर आपका g भी बोल सकते हैं, या कभी कभी आपका a भी मिलता है, यानी कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। तो जो फोर्स का एक और होता है, तो वो होता है आपका मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। या इसको इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, सॉरी, मीटर ये मास है, किलोग्राम। ठीक है। मास का हो जाएगा आपका किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है। ये होगा आपका बल का इकाई या बल की यूनिट होगी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम m⁻²। ठीक है। यदि किसी पिंड पर क्रियात्मक सभी बलों का योग शून्य हो, तो पिंड को साम्यावस्था में कहा जाता है। अब ये साम्यावस्था क्या होती है? यानी कि संतुलन की अवस्था। मान लीजिए यह कोई आपका एक पिंड है, इसमें आपने इधर से भी बल लगाया 5 न्यूटन का, इधर से भी आपने बल लगाया 5 न्यूटन का, इधर से भी लगाया और इधर से भी लगाया, यानी कि चारों तरफ से आपने बल उस पर लगाया बराबर, यानी कि 5 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। तो ये चारों बल आपस में इकट्ठे होकर क्या होंगे? क्योंकि ये बल इधर से, मान लीजिए इधर से प्लस आएगा, तो इसके सापेक्ष में
इस बल के सापेक्ष में ये मान लीजिए प्लस है, तो इधर का जो बल होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये बल प्लस है तो ये इसको माइनस करेगा, तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा टोटल बल। इस तरह से ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं हम, साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें, यदि यह कोई आपका एक पिंड है, इधर से आपने कितना लगा दिया, 10 न्यूटन का बल लगा दिया, इधर से आपने लगा दिया 5 न्यूटन का बल लगा दिया, तो अब आप बताइए इस केस में क्या होगा इस कंडीशन में। इधर से आपने 10 का लगाया और इधर से 5 का लगाया, तो ये मान लीजिए इधर क्या क्या है, ये प्लस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो इधर वाला जो फोर्स होगा ये आपका +5 न्यूटन ज़्यादा है। जब ये 5 न्यूटन ज़्यादा है तो आपका यह जो कोई वस्तु है इधर 5 न्यूटन खिसक जाएगी, उस 5 न्यूटन में इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जो आपका ये इस समय जो बल है ये असंतुलन की स्थिति में बना हुआ है। आगे है हमारा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, वृत्तीय गति के दौरान बल पिंड पर सदैव वृत्तीय पथ केंद्र की ओर क्रियात्मक होता है, यह अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है कि वृत्तीय गति क्या होती है। आप लोग वृत्त यानी कि सर्कल जानते होंगे, ये है सर्कल, और इसके मतलब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई यदि पिंड गति कर रहा है इस तरह से, तो उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। और इस पथ पर यदि कोई पिंड एक समान गति से चल रहा है तो उसे हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यह क्या है कि अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय, तो यह आपका वृत्तीय पथ पर कोई पिंड चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, चल रहा है, और इसका जो आपका बल है, क्रियात्मक बल है, वह कहाँ है, केंद्र की ओर, केंद्र इसके बीच में होगा। तो इस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसके आगे हमारा अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का जस्ट उल्टा होता है अपकेंद्रीय बल। यह है आपका एक सर्कल, यहाँ है सेंटर, और जब यह बल बाहर की ओर क्रियात्मक बल लगाता है तो उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और यह जो अपकेंद्रीय बल होता है इसे छद्म बल भी कहते हैं। यानी कि वृत्तीय गति में हम अनुभव करते हैं कि बल अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में, अभिकेंद्रीय बल कैसा होता है, केंद्र की ओर होता है, और ये बोल रहा है कि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में यानी कि बाहर की दिशा में कार्य करता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और यह कैसा एक आभासी बल होता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे हम कहीं पर रोड पर चल रहे होते हैं, तो कहीं पर जब मोड़ आता है तो हमारा झुकाव अपने बाएं तरफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बल होता है, आप मान लीजिए कि इस तरह से एक रोड है ऐसे, ठीक है, तो आप जब यहाँ से जाएंगे इस तरह से, तो ऐसे आपका भी झुकाव इधर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप हैं, आप मान लीजिए वस्तु हैं, तो इससे जो आपका केंद्र की तरफ होगा वो बैलेंस से संतुलित होता है। एक केंद्र की तरफ बल लगेगा जो कि आपके बैलेंस को संतुलित करेगा, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम मोड़ पर झुकते हैं, किसको, बैलेंस करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे कुछ इसके जो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं। आपका पहला ही है कि साइकिल चालक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए स्वयं के लिए ऊर्ध्वाधर रूप से झुकता है। सावधानीपूर्वक मुड़ने के लिए साइकिल चालक अपनी चाल धीमी कर लेता है और बड़ी त्रिज्या वाले पथ पर गति करता है, इस तरह से। ठीक है, आप ऐसे देखिए, इस तरह से इसे मुड़ते हैं, है ना। फिर दूसरा है, सड़क मोड़ों पर खाली होती है ताकि मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। जब यहाँ भी आपका सड़क का ही केस है, जिस तरफ मोड़ होता है, जिस तरह इधर टर्निंग पॉइंट होता है, उस तरफ जो सड़क होती है थोड़ा ढलान टाइप की होती है। ठीक है, वो किस लिए, अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए। एक वक्र सड़क पर मुड़ने के लिए वाहन के टायरों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है और सड़क अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करती है। आगे है, यदि एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है ऊर्ध्वाधर समतल पर तेजी से वलित होती है, वलित होने का मतलब है इस तरह से घूमती है, तो पानी संभवतः नहीं गिरता है, बल्कि जब बाल्टी बिल्कुल उल्टी हो जाती है तब भी नहीं, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी को बाल्टी के तल की ओर धकेलने वाले पानी के भार से अधिक या बराबर हो जाता है। आप एक बाल्टी में पानी लेंगे और हाथ को इस तरह से अपना वृत्ताकार घुमाने की प्रयास करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि पानी नहीं गिरता है। वह किस वजह से, यह है अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। ठीक,
अगला है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के लिए आकर्षण का स्थैतिक वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बल अभिकेंद्री बल के रूप में कार्य करता है। मलाई को दूध से पृथक किया जाता है जब यह एक बर्तन में समान अक्ष पर घूर्णन करता है। घूर्णन के दौरान मलाई के हल्के कण दूध के भारी कणों की अपेक्षा कम बल महसूस करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन के लिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। अब इसमें हम आगे देखते हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन के 3 नियम हैं जिसे हम एक एक करके देखेंगे। न्यूटन का पहला नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक पिंड सरल रेखा में विराम की अवस्था में एक समान गति में बना रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर प्रभावी नहीं होता, यह जड़त्व के नियम पर आधारित है। यदि इसको हम और भी सरल भाषा में कहें, न्यूटन के पहले नियम को, यदि कोई वस्तु अपनी गतिमान या विरामावस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। एक बार फिर से, कोई वस्तु अपनी गतिमान या स्थैतिक स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यानी कि जड़ता का नियम है। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि एकदम जड़ हो चुका है, यानी कि हिलता डुलता नहीं है। तो जब तक इस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो यह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा। अगर यह स्थिर है तो यह स्थिर ही रहेगा, और अगर यह गतिमान है तो यह गतिमान ही रहेगा जब तक कि हम इसको रोकने का प्रयास ना करें। जड़त्व पिंड का एक गुण है जिसके द्वारा सरल रेखा में विराम की स्थिति या एक समान गति में यह किसी परिवर्तन का विरोध करता है। विराम का जड़त्व क्या है उसके थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। विराम के जड़त्व के कारण जब एक बस या ट्रेन विराम से अचानक से चलने के लिए आरंभ होती है तो इसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जिसका कारण विराम का जड़त्व है। ठीक है, किसका कारण? यह विराम का जड़त्व है। विराम के जड़त्व के कारण जब एक कालीन पर डंडे से मारा जाता है तो इससे धूल कण बाहर आ जाते हैं, और विराम के जड़त्व के कारण ही तेजी से चलने वाली बस या ट्रेन से कूदने वाले यात्री को सलाह दी जाती है कि वह आगे की दिशा में कूदे या और कुछ दूर तक दौड़े। अब ये थे स्थैतिक जड़त्व के। अब हम देखते हैं गति के जड़त्व के उदाहरण। जब एक चलती हुई बस या ट्रेन अचानक से रुकती है तब इसमें बैठे यात्रियों को गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झटका लगता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ों समझने की कोशिश करेंगे आप कि जब कोई ट्रेन या बस खड़ी है और जब वह चलती है तो आदमी किधर पीछे की ओर झुक जाता है, उसे क्या बोलेंगे? स्थैतिक जड़त्व। लेकिन जब ट्रेन चल रही है, जब बस चल रही है और वह अचानक से रुकती है तो आदमी किधर आगे की तरफ झुकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? गति का जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है? एक गतिशील पिंड का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि संवेग को हम स्मॉल v से डिनोट करें, इससे स्मॉल v से, तो यह क्या बोल रहा है? द्रव्यमान और वेग के, द्रव्यमान क्या होगा? मान लीजिए m है और वेग क्या है? हमारा v है, तो इसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका संवेग का यदि आप मात्रक निकालना चाहें तो द्रव्यमान का मात्रक, यानी कि हम जो भार होता है, वजन होता है, उसको किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। तो किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा आपका इसका संवेग का मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आप यदि आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी चीज़ का मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसके आगे है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। कणों के तंत्र का रैखिक संवेग, यानी कि यह आपका न्यूटन का जो दूसरा नियम आने से पहले है, रैखिक संवेग का संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण रहता है, संरक्षित रहता है यह तंत्र पर प्रभावी बाह्य बल शून्य हो तो। जेट विमान का रॉकेट, नोदन और इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो आपके रॉकेट उड़ते हैं वो किस पर कार्य करते हैं? वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट में निष्कासित गैस एक अग्रनित बल का निष्पादन है जो रॉकेट को ऊपर की ओर त्वरण करने में सहायता करता है। यह भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपके
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो आपके रॉकेट हैं वह किस नियम पर चलते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका जो रॉकेट है वो चलता है। आगे है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? एक पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर इस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती हुई? इस पर आरोपित बल के। यानी कि मान लीजिए यह आपका कोई क्या है, वस्तु है, इस पर जो आप बल लगाएंगे तो यह बल इसके संवेग के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती, यानी कि हम कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल v, जहाँ पर v हमारा क्या है आपका, यह आपका संवेग है या संवेग परिवर्तन की दर है। तो जब यहाँ से हम आपका ये कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा m/a। फाइनल यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आगे है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दोनों क्रियाएं परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं पर कार्य करती हैं। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के द्वारा नोदन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो यानी कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर जो रॉकेट के बारे में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली तो यह कि अगर आपका नियम सिद्धांत पूछ लिया तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और नियम पूछ लिया तो न्यूटन का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नियम दिया गया है और जो संवेग संरक्षण है वह सिद्धांत है। तो अगर सिद्धांत पूछे आपका तो रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताएंगे, और नियम पूछे तो न्यूटन का तीसरा नियम बताएंगे। अब यह जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसका उदाहरण क्या है? मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारा खींच के, और आपके फ्रेंड ने भी पलटकर एक झापड़ मार दिया, तो यह क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे ही आपने यहाँ से क्रिया करी, इधर से तुरंत आपको प्रतिक्रिया मिल गई, तो यह क्या हुआ है? आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। इसी तरह से क्या है, जब आपका रॉकेट चलता है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका रॉकेट होगा, ठीक है, और इधर आपका जब फ्यूल बर्न होगा तो यह क्या होगा? फ्यूल से जो गैसेस निकलेंगी वो गैसेस वायुमंडल में नीचे की ओर आएंगी, तो उतना ही फोर्स जो वायुमंडल की गैसेस होगी वह रॉकेट पर लगाएंगी, उसी दिशा में रॉकेट आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो न्यूटन का तीसरे नियम के रॉकेट है या रॉकेट चलता है, और अगर सिद्धांत पूछेगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब आगे हम देखते हैं आवेग क्या होता है। एक विशाल बल जो पिंड पर समय के लघु अंतराल के लिए प्रभावी होता है और इसके संवेग में बड़ा परिवर्तन करता है, आवेग या आवेगी बल कहता है। जो इसकी इकाई है वह है न्यूटन सेकंड। एक फील्डर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ नीचे करता है, क्योंकि अपने हाथ नीचे करके गेंद रोक कर वह संपर्क समय में वृद्धि करता है, और इस तरह फील्डर को गेंद रोकने के लिए कम बल का प्रयोग करना पड़ता है। गेंद भी फील्डर के हाथों में कम बल निष्कासित करती है, जिससे फील्डर को चोट नहीं लगती है। ये किस वजह से होता है? यह होता है आपके आवेग की वजह से। दूसरा है, एक ट्रेन के वैगन में बफर दिए जाते हैं जो झटकों के दौरान प्रभाव के समय में वृद्धि करता है, जिससे कम क्षति होती है। स्कूटर, कार, बस, ट्रक आदि जैसे वाहनों में शॉकर दिए जाते हैं। यह किसकी वजह से? ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वह आवेग की वजह से चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब कल हम अगली साइंस की क्लास में देखेंगे फ्रिक्शन या घर्षण के बारे में, और उससे संबंधित हम कुछ जानकारी लेंगे। तो आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।